जयपुर शहर की विभिन्न अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग कॉलोनियों में पिछले 4 महीने से गौ माता की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, निर्बाध रूप से प्रत्येक रविवार को पंचकुंडीय हवन का आयोजन किया जाता है। 2-3 मिनट में बहुत संक्षेप में आपके समक्ष केवल यह विचार रखना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे हेतु क्या है। इस स्थान पर जिस प्रकार से आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेक स्थानों पर कार्यक्रम हो ही रहे होंगे, लेकिन आदरणीय सीताराम जी गुप्ता से जब मेरी चर्चा हुई, इनसे कई बार साथ में बैठ के अनेक विषयों पर विचार विमर्श हुआ, उसमें इस समय जो विश्व में ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं उनको लेकर कुछ चर्चा हमारी हुई और उस चर्चा में से यह विषय निकल कर आया कि जो पर्यावरण की समस्या है, आज पूरा विश्व उससे त्रस्त है। आप सब लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, मेरे से कहीं अधिक विद्वान हैं, मेरे से अधिक आपने अध्ययन किया है। वास्तव में भगवान के विषय में किसी ने कहा कि जैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये वास्तव में भगवान है। और इनकी पूजा क्या है? मंदिर में केवल घंटी बजा देना, आरती उतार लेना, वह पूजा नहीं है। पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी। तो वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और वैसे नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा जिसे हम कहते हैं, इनकी पूरी जानकारी, ये ही भगवान की वास्तव में पूजा है। अब मन में ये विचार है कि क्यों नहीं हम एक बार ये संकल्प करते हैं कि लगातार 51 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को अलग अलग बस्तियों में हम जाएंगे और वहां जाके ये विषय रखेंगे। हवन भी होगा, हवन के माध्यम से इस प्रकार का विचार भी जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की बात होगी और साथ में देसी गौ माता के गोकाष्ठ से यदि अंतिम संस्कार होता है तो जीव जो होता है, जो जीवात्मा होती है, उसका भी कल्याण होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, गो संवर्धन होगा। और ये मुहिम आप सबके सहयोग से निरंतर चल रही है। 4 महीने से अधिक का समय हो गया। 17वां यह कार्यक्रम यहाँ आपके इस आदर्श नगर में राजा पार्क में आज संपादित हो रहा है। आखिर में 4 पंक्तियां कह के मैं सीताराम जी को आमंत्रित करूंगा कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, तो खुद तो बदले बंदे, ये जमाना अपने आप बदलेगा। हम स्वयं से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे ये विषय आगे बढ़ेगा, ये एक विचार क्रांति का रूप लेगा। इस विषय में हम सबकी और क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से आग्रह करूंगा, आप इस विषय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को मेरा नमन, और आप सब जो जनमानस यहाँ बैठे हुए हैं, सज्जन बैठे हुए हैं, आपके हृदय में विराजे हुए उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं काफ़ी समय से और भाई साहब रवि जी के सानिध्य से जुड़ा हुआ हूँ, और विवेक जी ने जैसा बताया कि ये जो कार्यक्रम आज पंचकुंडीय आप देख रहे हैं, ऐसे 51 पंचकुंडीय यज्ञों का प्रारंभ हमने 27 मार्च 2022 से प्रारंभ किया। लेकिन इससे पहले की मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों ये आवश्यकता पड़ी, क्यों ये कार्यक्रम प्रारंभ करने पड़े। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले कहानी के माध्यम से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक भिखारी था और ट्रेन में भीख मांगा करता था। रोजाना उसका काम था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना और जो कुछ भीख मांगती उससे जीवन निर्वाह करना। एक दिन जब वो ट्रेन में जा रहा था तो एक सूट बूटधारी और व्यापारी उनको मिले, तो उन्होंने उस व्यापारी से कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए। व्यापारी ने एक लाइन उनको कही कि मेरा ये स्वभाव है, मैं किसी को मुफ्त में ऐसे ही कुछ नहीं देता हूँ, यदि तुम भी कुछ देने की क्षमता रखते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। भिखारी ने कहा मैं क्या दे सकता हूँ, मैंने तो जीवन भर मांगा ही है, मुझे तो कुछ देना आता ही नहीं है। व्यापारी उसको इग्नोर करके चला गया, लेकिन भिखारी के मन में एक विचार डाल गया कि क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ। रात भर भिखारी ने सोचा और अगले दिन उसने फूलों की दुकान पर जाकर के फूलों का एक गुच्छा हाथ में ले लिया, और अब जो कोई भी उसको कुछ देता बदले में वो उसको एक फूल देता, और उसको बड़ा प्रसन्नता होने लगी इस चीज से, और थोड़े दिनों में फूलों वाले भिखारी के नाम से जाने लगा। अब लगभग इस बात को 6 महीने साल भर लगभग हुए, और
फिर उसी व्यापारी से टकराना उसका संभव हुआ। अब की बार जैसे ही वो व्यापारी के सामने फूल लेकर के आया और व्यापारी ने उसको एक लाइन फिर कही कि अरे वाह, अब तो तुम भी मेरी तरह लेन देन करने वाले बन गए और व्यापारी बन गए हो। ये सुनते ही भिखारी ने वो फूलों का गुच्छा बगल में पटका और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं व्यापारी बन गया हूं। और ये बात सुनकर के और कई लोग उस पर हंसने लगे। लगभग साल 2 साल तक वो व्यक्ति वहां नजर ही नहीं आया और 2 साल बाद की स्थिति, ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट में 2 सूट बूटधारी लोग आमने सामने बैठे हुए थे, एक पुराना व्यापारी और एक नया व्यापारी। नए व्यापारी ने पुराने से पूछा, आपने मुझे पहचाना? तो पुराने ने कहा कि नहीं, मैं शायद आपसे पहली बार मिला हूं। तो नए व्यापारी ने कहा, पहली बार नहीं, हम अब तीसरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब आप मुझसे मिले तो आपने मुझे एहसास कराया कि मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरी बार जब आप मुझसे मिले तो आपने मुझे एहसास कराया मैं कौन हूं। कमोबेश ये प्रकृति, ये माहौल और ये वातावरण हम लोगों को समय समय पर ये मौका देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम कौन हैं। और पिछले दिनों अगर आपने गौर किया हो तो कोरोना काल उसी रूप में हमारे सामने आया, जिसने हमें ये एहसास कराया कि हम क्या कर सकते हैं और हम कौन हैं। क्योंकि आपने यदि देखा हो, प्रदूषण की स्थिति बेहद दयनीय है पूरे भारत में। आपको यदि जानकारी हो तो स्वस्थ जीने के लिए 21% ऑक्सीजन की आवश्यकता है वातावरण में। और मुझे कहते हुए और बड़ा पश्चाताप होता है, पूरे भारत में सिर्फ हिमालय के कोई तराई क्षेत्र हैं गिने चुने जहां पर 21% ऑक्सीजन है, वरना जयपुर जैसी जगह पे लगभग 16-17% और पंजाब और हरियाणा में 13 से 14% ऑक्सीजन बची है वातावरण में शुद्ध श्वास लेने के लिए। और उसका परिणाम आप देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी है पूरे भारत से। और आपको शायद जानकारी हो, एक ट्रेन चलती है वहां से जिसे कैंसर ट्रेन कहा जाता है, पंजाब से बीकानेर तक। अब ऑक्सीजन की बात तो हम कर रहे हैं, कम हो रही है, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे कहते हुए ये भी बड़ी पीड़ा होती है कि ऑक्सीजन मिलती कहां से है हमको? कहां से मिलती है साहब? पेड़ों से। और उनकी सबसे अंधाधुंध कटाई करने का काम कौन कर रहा है? और कोरोना काल में ये विभीषिका हमने देखी। सेकंड लहर जब आई कोरोना की, 2000 शवों को गंगा में बहा दिया गया था क्योंकि लकड़ियां उपलब्ध नहीं हुई। और हमारे आदर्श नगर और चांदपुर जो सबसे बड़े मोक्ष धाम कहलाए जाते हैं, वहां भी शवों की कतार लगी। बहुत सी सिटीज में कतार लगी और टोकन उपलब्ध करवाए गए कि जब आपका नंबर आएगा तब अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी। वो स्थितियां मैंने देखी क्योंकि उन दिनों मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था, शमशानों में जा रहा था समय समय पे, और पीड़ा उठी कि आज तो लकड़ी मिल गई तो जैसे तैसे अंतिम संस्कार हो गए, कल को क्या लकड़ी नहीं मिलेगी तो हम अपना अंतिम संस्कार, जिसे हम 16वां संस्कार कहते हैं, क्या उसको करना हम बंदी कर देंगे। और वहीं से इसके विस्तार का विचार आया। इन सब पे ईश्वरीय प्रेरणा से एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला और उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि उस पुस्तक को देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार छपने का मौका मिला। और वहीं से एक हौसला दिमाग में आ गया कि गौमाता कुछ अनूठा करवाना चाहती है, क्योंकि गौमाता का वैसे तो कहते हैं गुणगान करे तो पूरा जीवन निकल जाए और जीवन ही कम पड़ जाएगा, गुणगान हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक अनूठी बात बता देता हूँ, पूरी दुनिया में गौमाता ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जो अपनी श्वासोच्छ्वास में, श्वासोच्छ्वास शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है कि श्वास लेना और छोड़ना। लेने में तो हम सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन गौमाता ईश्वर का वो अनूठा उपहार है जो अपनी श्वास में भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो ऐसी महान उपहार के साथ यदि हमें सानिध्य मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। उन्हीं गौमाता के उस गव्य को, वैसे तो 5 गव्य हैं आप सब जानते होंगे, जिसमें गोबर, गोमूत्र, घी, दूध और दही, ये 5 गव्य 5 तत्वों का प्रतीक है। जो भी विवेक जी भाई साहब ने बताया कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि
और जल, ये 5 तत्व गोमाता के 5 तत्वों के प्रतीक है। अब चूंकि हम तो पूरे वातावरण को, मनुष्य तो धीरे धीरे बिगाड़ने का काम कर रहा है, ईश्वर को भी शायद ये बात पता थी, उन्होंने गोमाता के रूप में ऐसा उपहार हमें दिया कि 5 तत्वों को यदि शुद्ध करना हो तो गोमाता के 5 द्रव्यों को काम में ले लें। यदि भूमि तत्व जो आज आप देख रहे हैं बुरी तरह बिगड़ चुका है, मिट्टी खराब हो चुकी है, यदि इस भूमि तत्व को ठीक करना है तो गोमाता के गोबर, क्योंकि गोबर जो है वो भूमि तत्व का प्रतीक है, और जिस भूमि में गोमाता का गोबर मिला दिया जाए, आप ये मानिए उसमें तमाम तरह के उपजाऊ गुण डेवलप हो जाएंगे। चाहे वो अनुपजाऊ मिट्टी भी है वो उपजाऊ बन जाएगी। यदि वायु तत्व बिगड़ गया तो गोमूत्र से ठीक किया जा सकता है, यदि अग्नि तत्व बिगड़ गया तो गाय के घी से, यदि जल तत्व बिगड़ गया तो दूध से, और यदि आकाशीय तत्व बिगड़ गया तो देशी गोमाता की छाछ से। आज हम जितनी भी बीमारियां देख रहे हैं, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये किसी न किसी नेचुरल एलिमेंट की हमारे जीवन में, शरीर में कमी है, और इन कमियों को दूर करना हो तो हमने एक छोटा सा अभियान चलाया और 2 संकल्प हम उसमें लिवाते हैं। पहला संकल्प, अपने घर में नित्य प्रति किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन आप करें। मैं अभी पहले आपसे माफी मांग लेता हूं, उसके बाद अपनी बात कहता हूं। पहले के समय में अगर आपने देखा तो हर घर में गोमाता थी और गोमाता से ही समृद्धि का आधार था। धीरे धीरे शहरी जीवन में हम आते गए, आपाधापी का समय हो गया, खुद के रहने के लिए ही शहर में उचित स्थान नहीं है तो गोमाता को तो कहां से स्थान दें, और विडंबना क्या आई, धीरे धीरे गोमाताएं सिमट करके गौशालाओं में जाने लग गई। मैं तहे दिल से उन लोगों का आभारी हूं जो इस विकट संकट के समय भी कहीं न कहीं व्यवस्था करके गौशालाओं में ही गोमाता का रक्षण कर रहे हैं, और उसमें भी आप जैसे सज्जन लोग और रवि जी भाई साहब जैसे लोग जो गो सेवा में पूर्णतः समर्पित हैं और अपने प्रयासों से कहीं न कहीं वहां गोवंश की उस सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा प्रकल्प चला सकते हैं जिससे आम आदमी की आवश्यकता बना दें, और न चाहते हुए भी, जैसा आपने कोरोना काल में देखा, 2 व्यवसाय मध्य नहीं हुए, एक तो राशन पानी का और एक मेडिकल का, और ये दोनों ही चीजें गोमाता के 5 गव्यों में है। आपको शायद जानकारी हो, केवल देशी गोमाता के गोमूत्र और गोबर से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिनको हम अपने घर में काम में ले सकते हैं, हम अपने स्वस्थ होने में काम में ले सकते हैं। और उसी विधा को काम में लेने के लिए पहला गव्य हमने पकड़ा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, गोमय वस्ते लक्ष्मी। सुना हम सबने, गाय के गोबर में लक्ष्मी। मेरा ये मानना होता है कि गोमाता को दान देके दयनीय नहीं बनाए, गोमाता के गव्यों को मान देके उनको वही सम्मान दीजिए जो एक माँ को सम्मान मिलता है। और इन्हीं प्रयासों के तहत हमने इस गोकाश से फिनरल वाले अभियान को, इसको पूरा सिस्टम बनाया। भारत सरकार में जब हमने दिया तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया और MNIT हमारा टेक्निकल पार्टनर बना इसमें। उनके वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी वैज्ञानिक जांच की, इसको ऑथेंटिक किया, और पिछले दिनों भाई साहब के सहयोग से नगर निगम ने हमने फाइल लगाई। महज 3 महीने में सरकार से वो फाइल पास हो गई और 11 मोक्षधाम सरकार ने हमें गोद दे दी है। ये एक विधा आपको बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये जो अंतिम संस्कार है ये पूरे भारत में जब लकड़ियों से होता है तो मुझे आपको बताते हुए, और ये तकलीफ भी है और प्रसन्नता भी। तकलीफ तो इसलिए क्योंकि वो गड़बड़ हो रही है, प्रसन्नता इसलिए कि आपकी नॉलेज में नहीं हो तो आ जाए और आप भी लोगों को अवेयर करना प्रारंभ कर दें। जितने अंतिम संस्कार होते हैं उससे 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इंडिया में, और 16 से 18 लाख लोग उस प्रदूषण की वजह से समय से पहले कालग्रस्त हो रहे हैं। यदि हमने ये प्रयास समाज के स्तर पर कर दिया, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, उन्होंने तो हमको मोक्षधाम दे दिए हैं, हमने भी अपना काम कर दिया, गौशालाओं ने अपना काम कर दिया, लेकिन जब तक आम नागरिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ना सरकार का प्रयास काम आएगा, न गौमय परिवार का प्रयास काम आएगा। इसीलिए हमने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यज्ञ की परंपरा को प्रारंभ किया, क्योंकि बहुत स्थानों पे यहाँ तो मुझे देख के प्रसन्नता होती है कि यहाँ अगर गौमय संविधा के अलावा लकड़ी भी काम में लेते हैं तो पीपल की और आम की और ये अच्छी लकड़ियां काम में ली जाती है, वरना मैंने ज्यादातर जगह पे देखा वही जो बबूल और जैसे भी पेड़ों की लकड़ियां होती यज्ञ में लगा देते हैं। अब हमने धीरे धीरे प्रयास किया है कि जहां भी यज्ञ हो गौमाता के गोबर की लकड़ी से हो, ताकि ये गोबर जब जलेगा वातावरण को शुद्ध करेगा। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है,
CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, भारत सरकार, उसके साइंटिस्ट हैं भोपाल में, उन्होंने इस पे पूरी रिसर्च की और एक कंक्लूजन निकाल दिया कि गोबर की लकड़ी जब भी जलती है सामान्य लकड़ी से 35% पॉल्यूशन कम हो रहा है। ये ऑथेंटिक आंकड़े वो प्रदर्शित कर चुके हैं। बहुत जल्दी वो वीडियो मैं भाई साहब से शेयर करूंगा और उनसे आपके पास आ जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। हमने जो प्रयास किया इस गोकास्ट में आधी में ही काम हो जाता है। वहां अगर 500 से 600 किलो लकड़ी लग रही है तो ये हमारी 250 से 300 किलो लकड़ी से काम हो जाता है। हम मान लीजिए मान भी लें कि इससे भी उतना ही प्रदूषण हो रहा है, तो भी जो 500 से 600 किलो लकड़ी जल रही है उसका कितना रह जाएगा साहब प्रदूषण, क्योंकि लकड़ी आधी जल रही है तो प्रदूषण भी क्या हो गया, यानी हम 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण से ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब उन साइंटिस्ट महोदय की रिसर्च के आधार पे जब उन्होंने निकाला कि 35% पॉल्यूशन गोबर की लकड़ी से कम हो रहा है, तो 50 का 35% 17.5 यानी प्रदूषण रह गया 32.5% पे। और जब हम उसमें देशी गौमाता का गोबर और हवन सामग्री डाल देंगे लगभग 7.5% पॉल्यूशन और कम हो जाएगा। जो बचा हुआ 25% पॉल्यूशन है यानी 5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, जो 2 करोड़ पेड़ हम पूरे भारत में बचा लेंगे, उसके साइंटिफिक आंकड़े हैं कि 2 करोड़ पेड़ यदि बच जाते हैं एक साल में तो वो 5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं अपने अंदर। यानी एक छोटे से प्रयास से पूरे भारत में से 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यदि हमने हटा दी तो आप कल्पना कीजिए केवल भारत का उद्धार नहीं होगा, पाकिस्तान का भी उद्धार हो जाएगा, अमेरिका का भी उद्धार हो जाएगा, श्रीलंका का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हवा पूरे विश्व की है और ग्लोबल वार्मिंग इस समय पूरे विश्व की परेशानी का कारण बना हुआ है। हम प्रयास करें, 2 संकल्प ले लें केवल। एक, नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोकव्य को आप अनुपालन करना शुरू कर दें और अब जहां से भी लकड़ी जलती हुई दिखे आपका प्रयास हो अपने स्तर पर भी और लोगों को भी आप प्रेरित करें कि अब से गोकास्ट या गोमय संविदा का उपयोग करें। और इस मामले में मैं रवि जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि आज से 1 साल पहले आप ही के सब प्रयासों से व्यापार मंडलों के साथ में 7 दिन का एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया था गोकास्ट से होलिका दहन का, और बहुत सफल वो प्रयास रहा। 750 से ज्यादा जगह जयपुर में गोकास्ट से होलिका दहन हुआ साहब। उस उत्साह के कारण इस बार हमने 15-20 दिन पहले प्रयास किया और इस बार जयपुर में 2000 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होलिका दहन हुआ। होलिका दहन में भी सामान्यतः एक पेड़ जाया हो जाता है, अर्थात हमने दोनों सालों के प्रयासों से 2750 से ज्यादा पेड़ बचा लिए। तो इस प्रकार यदि आम जनता जागरूक हो गई और इस तरह के प्रयास यदि शुरू हो गए सबके मिलकर के, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हम लोग मिलकर के पूरे विश्व की आबो हवा को सुधारने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। ये ऑक्सीजन जो बचेगी ये किसी और के लिए हो नहीं हो, अपने आने वाली पीढ़ियों के तो काम आएगी सर। तो हम अपना नहीं सोचे कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो जिस स्तर पे हैं, हो सकता है हम में से कोई 20 साल रहे, कोई 30 साल रहे, कोई 40 साल रहे, लेकिन जो हमारे बच्चे और आने वाला भविष्य है उनके लिए ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता केवल और केवल एक ही तरीके से संभव हो पाएगी कि अब हम इस एक प्रयास से जो भारत में 2 करोड़ पेड़ों के कटने का कारण बनता है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है साहब ये, अगर हम सबने मिलकर प्रयास किया तो न केवल अपने बच्चों के भविष्य की ऑक्सीजन बल्कि पूरे विश्व की आबो हवा को बदलने में हम मददगार साबित होंगे। इन 2 संकल्पों के साथ ही